हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम एंथैल्पी से रिलेटेड पूरी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी में जो रिलेशनशिप है वो स्टडी करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस के लिए हम एंथैल्पी कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंथैल्पी होता क्या है? एंथैल्पी इज़ द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। इसका मीनिंग क्या हुआ? यानी सिस्टम में जो हीट है वो है एंथैल्पी के बराबर। अब सिस्टम में हीट क्यों होगी? बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, इसकी वजह से हीट होगी। ठीक है ना? तो मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि द एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो एंथैल्पी एच से रिप्रेजेंट की जाती है। उसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, यू इज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों ही एक स्टेट फंक्शन है ना? तो एंथैल्पी क्या हुई? एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन होगी, है ना? उसी के समेशन से आ रही, स्टेट फंक्शंस के समेशन से। सो एंथैल्पी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। ओके, अब देखिए हम ये पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि हम किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी नहीं मेजर कर सकते। यानी अगर हमारे पास में कोई सिस्टम है और हमें पूछा जाए कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है तो हम नहीं बता सकते, नहीं कैलकुलेट कर सकते, है ना? बट हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं कि सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम एंथैल्पी भी जो है वो किसी सिस्टम की एग्जैक्ट एंथैल्पी तो नहीं निकाल सकते, बट जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसकी एंथैल्पी में क्या चेंज होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन। एच टू एंथैल्पी ऑफ द फाइनल स्टेट, एच वन एंथैल्पी ऑफ द इनिशियल स्टेट। ठीक है, एच टू ये वाले फॉर्मूले से हम एच टू की जगह लिख सकते हैं एच टू इज इक्वल टू यू टू प्लस वी टू वी टू, एच वन इज इक्वल टू यू वन प्लस पी वन वी वन, है ना? ये वाली वैल्यूज अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो डेल्टा एच आ गया हमारे पास में यू टू प्लस पी टू वी टू माइनस यू वन प्लस पी वन वी वन, है ना? फाइन, फॉर्मूले को फर्दर सॉल्व करते हैं तो डेल्टा एच आ गया हमारे पास में यू टू माइनस यू वन, देखिए, है ना? यू टू माइनस यू वन दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट। ठीक है ना? अब यहाँ पे हमारे पास में आगे फॉर्मूले में आया प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, है ना? ये देखिए यहाँ से। ओके, तो इसको, इस वाले फैक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी वी। ओके, तो ये हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया जो इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज के बीच का रिलेशनशिप है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। ओके, अब देखिए अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी प्रोसेस अगर आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, है ना? पी वन इक्वल टू पी टू हो जाएगा, प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है, तो पी वन और पी टू बराबर होंगे, है ना? और उसको हमने पी के बराबर लिख दिया, पी वन और पी टू बराबर हैं पी के। तो ये वाली वैल्यूज जो है पी वन और पी टू की हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, है ना? तो डेल्टा एच हो गया हमारे पास में डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारे पास में पी कॉमन ले लिया, वी टू माइनस वी वन डेल्टा वी। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती हैं। जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, या फिर कॉनिकल में रिएक्शन जब करवाते हैं तो वो सिस्टम क्लोज नहीं होता, है ना? हम ओपन बीकर में करवाते हैं, ओपन टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, ओपन कॉनिकल में करवाते हैं। तो जब इस तरह से ओपन कंटेनर में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। उस रिएक्शन मिक्सचर पे जो प्रेशर है ना वो कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है उतना ही प्रेशर उस पर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब ओपन सिस्टम में रिएक्शंस होती हैं तो वो होती हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो और यहाँ पे हमें पता लगेगा फॉर्मूला कौन सा कैसे यूज़ करना है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एंथैल्पी इज द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट चेंज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। हीट चेंज क्यों होता है ना? क्यों है एंथैल्पी चेंज के बराबर कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, कैसे है ये? चलिए देखते हैं। अभी हमने एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला पढ़ा दैट एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी।
है ना। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं अगर हम स्मॉल चेंजेस की बात करें तो, कि डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी, है ना, स्मॉल चेंजेस की बात कर रहे हैं। अब हम इस डी पी वी को ना फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो डी पी वी हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी, है ना, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाया हमने, तो डी पी वी हो गया पी डी वी प्लस वी डी पी के बराबर, है ना। ओके, तो हमारे पास में डी एच का ये फॉर्मूला आ गया, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में ही आप पढ़ते हैं डी यू, दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, है ना। तो डी की जगह मैंने ये फॉर्मूला रख दिया। ओके, बाकी ऐसा कैसा रह गया पी डी वी वी डी पी। तो ये फाइनल हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे ये पी डी वी माइनस ये प्लस पी डी वी आपस में कैंसिल हो गए। ओके, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, है ना। अब ये जो डी पी है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मुझे कांस्टेंट प्रेशर की बात करनी ना हमको, कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ये डी पी कितना हो जाएगा, डी पी ज़ीरो के बराबर, है ना। तो ये वाला फैक्टर भी मेरा ज़ीरो हो गया। तो फाइनल मेरे पास क्या बचा, डी एच इज इक्वल टू डी क्यू बचा, है ना। तो हमारे पास में फाइनली आ गया कि डी एच है डी क्यू के बराबर, है ना। एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट चेंज, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, पी जो ये लगा है ना सबस्क्रिप्ट में, दैट मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये कंडीशन आपको मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्यू लिखेंगे ना, दैट मीन्स इट इज़ ओनली हीट चेंज, बट अगर आप क्यू पी लिखते हैं दैट मीन्स हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही हमने पढ़ा था कि हीट जो है वो एक पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड नहीं करता, इस पे भी डिपेंड करता है कि हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक किस प्रोसेस के थ्रू पहुँचे, है ना। जबकि जो स्टेट फंक्शन होता है ना, वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है। हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक किस प्रोसेस के थ्रू पहुँचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे स्टेट फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि जो डेल्टा एच है वो है एक स्टेट फंक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा कि हीट चेंज जो है वो है एक पाथ फंक्शन, ठीक है। बट ध्यान रखिए यहाँ हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी आ रहा है, क्यू पी मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्यू पी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, बिकॉज ये एक स्टेट फंक्शन के बराबर है ना, ठीक है। सो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, सो जब भी हम मेज़र कर रहे हैं हीट चेंज को कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो एंथैल्पी के बराबर होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है तो पता है आपको, हीट रिलीज इन द रिएक्शन, ठीक है। सो सिस्टम रिलीज इट्स हीट टू द सराउंडिंग। ओके, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, H2 इज ग्रेटर देन H1, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा जो एंथैल्पी चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब अगर डेल्टा एच है पॉजिटिव, तो जो सिस्टम है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग की, ठीक है। तो उस केस में है ना डेल्टा एच को कौन सा साइन मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने भी यहाँ पढ़ा ना कि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, इसी तरह से हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी होता है ना। अब देखिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ओके। डेल्टा यहाँ माइनस होना चाहिए था, ओके, थोड़ा सा फॉर्मूले में करेक्शन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी होना चाहिए था, ओके। अब अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है यानी डेल्टा वी ज़ीरो है, तो डेल्टा वी को अगर हम ज़ीरो कर दें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, है ना। तो अब इसको हम लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, वी रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, ठीक है। तो अब देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज भी जो एक स्टेट फंक्शन है, तो क्यू वी भी एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। तो जब आपको क्यू वी लिखा हुआ मिले तो आपको इसको एक स्टेट फंक्शन बताना है, क्यू पी लिखा हुआ मिले तो उसको स्टेट फंक्शन बताना है।
सिर्फ क्यू लिखा हुआ मिले तो वो पाथ फंक्शन है। ओके, अब इससे एक चीज़ और देखिए, हम अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है ना। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो तो डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हुए, ठीक है ना। तो फिर डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। सो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज। ओके, चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखते हैं। This is the relationship between the enthalpy change and internal energy change for a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के लिए हम इसी फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ओके, ये वाला नहीं किया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ये वाला नहीं किया हमने, डायरेक्ट ही पी को कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया, तो फॉर्मूला हो गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि जो वॉल्यूम चेंज है वो गैसेस के लिए तो एप्रिशिएबल होता है, मतलब गैसेस के लिए वॉल्यूम चेंज एक बड़े अमाउंट में होता है ना। बट अगर हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करें तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स इन्वॉल्व हैं तो वॉल्यूम चेंज जो है ना वो नेग्लिजिबल होता है, यानी डेल्टा वी इज़ अ नेग्लिजिबल अमाउंट। ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स जो हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, है ना, इनका वॉल्यूम जो है वो बहुत कम चेंज होता है। सो वी कैन से दैट पी डेल्टा वी इज़ नेग्लिजिबल, है ना। डेल्टा वी नेग्लिजिबल है तो पी डेल्टा वी भी एक नेग्लिजिबल अमाउंट आएगा। सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। देखिए ये पूरा फैक्टर नेग्लिजिबल है तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा यू। ठीक है, एंथैल्पी चेंज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। ओके, अब इधर देखिए, अब हम गैसेस रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस डेल्टा वी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कुछ ना कुछ एप्रिशिएबल अमाउंट होगा, है ना, तो हम वहाँ वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन। हमने इसको एक्सपांड कर दिया, ठीक है ना, पी वी टू माइनस पी वन लिख दिया पी डेल्टा वी की जगह। ओके, वी टू इज द वॉल्यूम ऑफ गैस फेजेस प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स फाइनल स्टेट के गैसेस प्रोडक्ट का वॉल्यूम। V1 इज द वॉल्यूम ऑफ गैस फेजेस रिएक्टेंट, यानी इनिशियल स्टेट के गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम, है ना। हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स को कंसीडर ही नहीं किया बिकॉज उनका जो वॉल्यूम चेंज है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, आपको सिर्फ गैसेस सब्सटेंस को कंसीडर करना है। ओके, अगर आइडियल गैस है तो हम ये लिख सकते हैं पी वी वन इक्वल टू एन वन आर टी एंड पी वी टू इक्वल टू एन टू आर टी, है ना। तो यहाँ पी वी टू की जगह हमारे पास में आ गया एन टू आर टी और पी वी वन की जगह आ गया एन वन आर टी, है ना। ये फॉर्मूले में लिख देते हैं वैल्यू, तो आ गया डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। ओके, फर्दर सॉल्व कीजिए, एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं एन टू माइनस एन वन आर टी, है ना। तो एन टू क्या है, नंबर ऑफ गैसेज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एन वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज रिएक्टेंट। ठीक है, एन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज प्रोडक्ट एंड एन वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज रिएक्टेंट, है ना। तो एन टू माइनस एन वन को हम डेल्टा एन जी लिख रहे हैं, जी सबस्क्रिप्ट बता रहा है कि आपको सिर्फ गैस कंसीडर करना है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें आपको किसी केमिकल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज फाइंड आउट करना हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। ओके, पहले देख लेते हैं कंडीशंस इन विच डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, कब कब डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगी, है ना। ये दोनों फॉर्मूला अभी हमने पढ़े डेल्टा एच के लिए। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, जहाँ प्रेशर हम कांस्टेंट मान रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इफ रिएक्शन इज इन क्लोज वेसल, तो डेल्टा वी हो जाएगा 0 के बराबर और एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर होगा। ठीक है, प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, अगर क्लोज वेसल है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल्टा वी अगर 0 हो जाता है, यहाँ देखिए डेल्टा वी अगर 0 हो जाता है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, डेल्टा वी कैन बी नेग्लेक्टेड एंड डेल्टा पी वी इज नेग्लिजिबल।
कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें सब जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो या सॉलिड या गैसेस लिक्विड स्टेट में ही हैं, गैसेस स्टेट में नहीं है ना। रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सभी लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट में है, तो फिर उस केस में वॉल्यूम चेंज जो है वो नेग्लेक्टेड होता है। तो पी डेल्टा वी भी नेग्लिजिबल हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, आइस है, सॉलिड है, ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, ठीक है। तो देखिए सब रिएक्टेंट सॉलिड, प्रोडक्ट लिक्विड, डेल्टा वी ऑलमोस्ट ज़ीरो। डेल्टा वी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, N2 इज इक्वल टू N1। अगर N2 इज इक्वल टू N1 हो जाएगा तो डेल्टा एन जी ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे भी एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। N2 इक्वल टू N1 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस रिएक्टेंट, ठीक है। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। वर्क डन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पे हमने पढ़ा था, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होता है ना। अभी हमने यहाँ पे देखिए पी डेल्टा वी को लिखा डेल्टा एन जी आर टी के बराबर, ओके। तो बस यहीं से वर्क डन आ जाएगा, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। तो बस वर्क है माइनस पी डेल्टा वी, वर्क इन टर्म्स ऑफ मोल्स आ जाएगा माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ओके। अब देखिए N2 इज इक्वल टू N1 अगर है तो डेल्टा एन जी क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव वैल्यू आती तो वर्क डन आएगा नेगेटिव, है ना। वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से नेगेटिव वर्क दैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम दैट मीन्स एक्सपांशन वर्क, ठीक है। तो ये तो साफ समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट के मोल्स गैसेस मोल्स ज़्यादा है तो एक्सपांशन होगा, है ना। बट इफ़ N2 इज़ लेस देन N1, अगर N2 कम है N1 ज़्यादा है तो डेल्टा एन जी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव इज दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे कंप्रेस हो, मतलब वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। बट इफ़ N2 इज इक्वल टू N1, जितने गैसेस मोल्स प्रोडक्ट के हैं उतने गैसेस मोल अगर रिएक्टेंट के हैं तो डेल्टा एन जी ज़ीरो, डेल्टा एन जी ज़ीरो तो वर्क डन भी ज़ीरो, ओके। केमिकल रिएक्शन के लिए आप वर्क इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। For a chemical reaction, the system absorbs 6 kilojoule of heat and does 1.5 kilojoule of work on the surrounding. What is the change in internal energy and enthalpy of the reaction? है ना। तो आपको दे रखा है कि सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, 6 किलो जूल, ओके, एंड डज 1.5 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग। दैट मीन्स सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाल के इंटरनल एनर्जी चेंज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू आपको कैलकुलेट करना है, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम सो इट इज पॉजिटिव प्लस 6 किलो जूल लिखा है ना। सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग सो इट इज नेगेटिव वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि यही कन्वेंशन साइंस के जो साइन होता है वर्क का, इफ सिस्टम इज डूइंग वर्क इट इज़ नेगेटिव वर्क, है ना। तो हमने इसको -1.5 लिखा, तो डेल्टा यू हमारे पास में 4.5 किलो जूल आ गया। अब हमको निकालना है कि एंथैल्पी क्या होगा, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। देखिए आपको ये मोल्स वोल्स तो पता नहीं है तो आप इससे तो कर नहीं पाएंगे, है ना। ये वाला तो नहीं कर पाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास में हैं, ओके। तो देखिए डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू आपने निकाला है दैट इज 4.5 किलो जूल, ठीक है। पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में लिख दीजिए। पी डेल्टा वी कितना है, अभी हमने कैलकुलेट, हमें दिया हुआ है वर्क कितना है, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, ये वर्क का फॉर्मूला होता है ना। और वर्क है हमारा -1.5, ठीक है ना, समझ में आया ना। क्योंकि वर्क है, सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, इसलिए हम वैल्यू के आगे माइनस लगा रहे हैं। माइनस पी डेल्टा वी तो फॉर्मूला है ना, ठीक है ना। और जो मैग्नीट्यूड है उसके आगे माइनस साइन लगेगा बिकॉज सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, ओके। तो माइनस पी डेल्टा वी मेरे पास में -1.5 है, तो पी डेल्टा वी कितना हो जाएगा, +1.5, क्लियर।
तो अब देखिए पी डेल्टा वी की जगह मैंने 1.5 लिख दिया, है ना। फॉर्मूले में ऐसा कैसा पी डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दी, तो डेल्टा एच आ गया हमारे पास में 6 किलो जूल। क्लियर। अगला देखते हैं। इफ वाटर वेपर इज अज्यूम्ड टू बी अ परफेक्ट गैस, the molar enthalpy for the vaporization of 1 mole of water at 1 bar at 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree Celsius. ठीक है, वाटर वेपर को आपको परफेक्ट गैस मानना है। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको दे रखा है, यानी डेल्टा एच दे रखा है। 1 मोल वाटर है, प्रेशर है कांस्टेंट 1 बार, टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज। ओके, फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है ना। देखिए वाटर है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ वेपर स्टेट में। ओके, वेपराइजेशन ऑफ वाटर है, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हुआ। वाटर का कितना है 1 मोल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम डेल्टा एन जी निकाल सकते हैं बिकॉज हमें प्रोसेस में क्या चेंजेस हैं, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गैसेस प्रोडक्ट कितना है, रिएक्टेंट कितना है ना। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो डेल्टा एच कितना दे रखा है 41 किलो जूल, तो ये हो गया 41,000 जूल में लिखा है ना। इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी वन है। डेल्टा एन जी वन कैसे है, देखिए प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, गैसेस मोल्स चाहिए हमको प्रोडक्ट के 1। रिएक्टेंट में कोई है क्या गैसेस मोल्स, नहीं, 0 है ना। तो डेल्टा एन जी होता है N2 माइनस N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट दैट इज 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट दैट इज 0। तो डेल्टा एन जी आ गया हमारा 1, डेल्टा एन जी की जगह 1 लिखा। ठीक है, अब हमने आर की वैल्यू लिखी 8.314, टेम्परेचर 373 केल्विन, केल्विन में लिखना है 100 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है। डेल्टा यू आ गया हमारे पास में 37904 जूल। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल सिंपल ही होते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ओके, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन 2 मोल्स ऑफ HCl आर यूज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 423 केल्विन। आपको वर्क डन निकालना है फॉर ए केमिकल रिएक्शन, है ना। तो वर्क डन का अलग अलग फॉर्मूले पढ़ते हैं हम, कौन सा हमें क्वेश्चन में यूज़ करना है, हम क्वेश्चन की जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड यू हैव टू टेल व्हाट दैट स्टेट वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो वर्क पॉजिटिव आता है नेगेटिव, उस बेसिस पे हम बता सकते हैं। तो पहले वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क का हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट पता है, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है वो पता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी लिखा हमने, है ना। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा एन जी होता है N2 माइनस N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट चाहिए, है ना। तो पहले देखते हैं कितने प्रोडक्ट के मोल्स हैं, कितने रिएक्टेंट के मोल्स हैं गैसेस स्टेट में। बैलेंस इक्वेशन देखिए, 4 मोल्स HCl गैस रिएक्ट करती है 1 मोल ऑक्सीजन से, तो मिलता है 2 मोल क्लोरीन गैस एंड 2 मोल ऑफ वाटर वेपर्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2 मोल्स ऑफ HCl इज यूज, देन व्हाट इज द वर्क, है ना। तो अब हम इसको चेंज कर सकते हैं ना, मोलर रेशियो चेंज कर सकते हैं। 4 मोल्स HCl रिएक्ट करती है, उसकी जगह 2 मोल्स HCl रिएक्ट कर रही है, हाफ हो गया अमाउंट, सबका अमाउंट हाफ कर देते हैं, है ना, क्योंकि तो हमेशा एक डेफिनेट रेशियो में रिएक्ट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के, स्टाइक्योमेट्रिक रूल्स यही कहते हैं ना। तो 4 मोल HCl रिएक्ट करती है 1 मोल ऑक्सीजन से, तो 2 मोल HCl रिएक्ट करेगी 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, है ना। 4 मोल HCl गिव 2 मोल ऑफ क्लोरीन, तो 2 मोल ऑफ HCl विल गिव 1 मोल ऑफ क्लोरीन, हाफ कर दिया। 4 मोल ऑफ HCl will give 2 मोल ऑफ वाटर वेपर्स, then 2 मोल ऑफ HCl will give 1 मोल ऑफ वाटर वेपर। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे काम का है जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या क्या दिए हुए हैं उस हिसाब से हम N2 माइनस N1 निकालेंगे, है ना। क्वेश्चन में 2 मोल HCl के लिए पूछा था, हमने 2 मोल HCl के लिए निकाल लिया। अब देखिए प्रोडक्ट क्या क्या है, क्लोरीन है और वाटर है, तो प्रोडक्ट के टोटल मोल्स कितने हो गए 1 and 1 2। ठीक है, तो N2 हो गया 2, N1 कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 2 मोल ऑफ HCl एंड 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना हो गया 2.5, है ना। तो N2 माइनस N1 आ गया मेरे पास में 0.5 नेगेटिव में। ठीक है, 2 माइनस 2.5 माइनस 0.5 आ गया। ओके,
वर्क डन का है फॉर्मूला है डेल्टा एन जी -0.5 रखा है, 8.314 गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर 423 केल्विन गिवन है, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो वर्क हमारा पॉजिटिव है ना। फॉर्मूले का नेगेटिव है, डेल्टा एन जी जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। वर्क डन पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, साइन कन्वेंशंस क्या कहते हैं कि वर्क डन अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, सो सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज की जो रिलेशनशिप वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने किए हैं। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।